Hello students, hi my dear friends, welcome back to my channel Padle Social Science. Today in this video I'll explain you about kings, farmers and towns, class 12th history chapter number 2, early states and economies. Okay? तो बेसिकली इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं किंग्स फार्मर्स एंड टाउन्स के बारे में, यानी कि जो अर्ली स्टेट्स यानी अर्ली जो किंगडम्स थे, जितने भी किंगडम्स थे अर्ली किंगडम, जैसे कि नंद किंगडम था, हर्यक डायनेस्टी, उसके बाद मौर्य डायनेस्टी, तो ये सारे जितने भी डायनेस्टी थे ये सब कैसे फाउंड हुए, यानी कि इन सब का फाउंडेशन कैसे हुआ, उसके बाद फिर ये किस तरह से इनका एडमिनिस्ट्रेशन था, फिर साउथ में क्या चल रहा था, साउथ में कैसे जो टाउन्स थे वो एमर्ज हो रहे थे, नॉर्थ इंडिया में कैसे नए नए टाउन्स एमर्ज हो रहे थे, हम उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले चैप्टर 1 से लिंक करके थोड़ा पढ़ने वाले हैं कि अब तक हम क्या पढ़ चुके हैं। अभी तक हमने पढ़ चुका है इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, यानी कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में, जो कि 2600 से लेके 1900 तक था। ठीक है, 2600 बीसी से लेके 1900 तक हमने देखा था कि धीरे धीरे जो हड़प्पन सिविलाइजेशन था वो डिक्लाइन की तरफ चलने लगा था। तो हमने पढ़ा था हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में। उसके बाद 1900 के बाद क्या हुआ, इंडिया में इन्वेजन हुआ। 1500 में 1900 के बाद 1500 में आर्यन इन्वेजन हुआ। आर्यन इन्वेजन क्या है इसके बारे में आपके बुक में ज़्यादा नहीं दिया हुआ है, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ थोड़ा सा। देखिए, सेंट्रल एशिया से कुछ ट्राइब्स आए थे, आर्यन ट्राइब्स। कहाँ आए थे? इंडिया में। इंडिया के सबसे पहले नॉर्थ वेस्ट पार्ट में आए थे, इस जगह पे आए थे सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद वो धीरे 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 इंडिया में स्प्लिट होते गए। तो आर्यन इन्वेजन हुआ था 1500 में। 1500 से लेके 500 तक को हम लोग बोलते हैं आर्यन इन्वेजन का टाइम पीरियड। ठीक है, तो 1500 में आर्यन इन्वेजन होता है। तो 1500 से लेकर 1000 बीसी तक हम कहते हैं ऋग्वैदिक एरा, यानी कि ऋग्वैदिक एरा क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके बीच में 1500 से लेके 1000 बीसी के बीच में एक बुक लिखा गया था, ऋग्वेद। ऋग्वेद कंपोज्ड किया गया था। ठीक है, एक बुक लिखा गया था। कौन लिखे थे? ये जो आर्यंस थे वो लिखे थे। क्या? ऋग्वेद। ठीक है, उसके बाद 1000 से लेके 500 तक भी, यानी कि 1500 से लेके 500 तक हम वैदिक पीरियड कहते हैं, यानी कि वैदिक पीरियड। उसमें से भी डिवाइड किया गया है, 1500 से लेके 1000 तक डिवाइड किया गया है ऋग्वैदिक पीरियड, और 1000 से लेके 500 तक बताया गया है कि और भी 3 वेद लिखे गए थे। यानी हमारे पास टोटल 4 वेद लिखे गए थे इस 1500 से 500 तक के। पहला था ऋग्वेद, उसके बाद 1000 से 1500 बीसी तक लिखा गया था सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। तो आप ये 4 वेद का नाम याद रखिए, ऋग, साम, अथर और यजुर। तो ये कब लिखे गए थे? 1500 से 1000 में ऋग्वेद लिखा गया था। तो ऋग्वेद कौन कंपोज किया था, यानी ये ऋग्वेद लिखा कौन था? तो इंदस, यानी कि जो इंडिया से जो बहते हुए इंदस जाती है पाकिस्तान की तरफ, यहाँ पे एक इंदस रिवर है। ठीक है, इंदस में जितने भी लोग थे, इंदस में रहने वाले लोग उस वक्त 1500 के 1000 के बीच में वो लोग कंपोज किए थे क्या? ऋग्वेद को। और इस रीजन में आर्यन जहाँ पे रहते थे, ये नॉर्थ वेस्ट रीजन में आर्यन आके रहने लगे थे। इस रीजन में बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर होने लगा था, क्योंकि इंदस था और भी बहुत सारी उसके ट्रिब्यूटरीज थे। तो उससे क्या होता था कि फर्टाइल सॉइल हो गया था, तो एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो गया था। उसके बाद उसी टाइम पीरियड में, सेम टाइम पे साउथ इंडिया में मेगालिथ्स स्टार्ट हो गया था। मेगालिथ्स क्या होता है कि जैसे किसी को बरी किया जा रहा है, यानी कि किसी को अगर सपोज करो कोई डेथ हो गया किसी का, और उसको अगर दफनाया जाएगा ज़मीन के अंदर, तो उसको दफनाने के बाद जैसे यहाँ पे उसको दफना दिया गया हो, और उसके चारों ओर क्या कर दिया गया, ऐसे बड़े बड़े पत्थर से उसको कवर कर दिया गया, और ऊपर में भी एक बड़ा सा पत्थर रख दिया गया हो, उसे कहते हैं, यानी कि साउथ इंडिया के लोग बड़े बड़े पत्थर्स का यूज़ करते थे, बड़े बड़े स्टोन के यूज़ करते थे, उसे ही हम कहते हैं मेगालिथ्स। यानी कि इसी टाइम पीरियड में मेगालिथ का फॉर्मेशन भी हो गया था। हमने पढ़ा था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो लोग आयरन के बारे में नहीं जानते थे, उनके पास आयरन का नॉलेज था ही नहीं। लेकिन हम ये जानते हैं कि 1500 के बाद आयरन का नॉलेज भी आ चुका था, आयरन के टूल्स हमें मिले हैं, इन ग्रेव्स में हमें आयरन के टूल्स मिले हैं, वेपन्स मिले हैं। तो इससे हम जान सकते हैं कि अच्छा, इस टाइम पे आयरन का यूज़ होता था। और सेम इसी टाइम पे 1500 के बाद बड़े बड़े किंगडम्स का इमरजेंस हुआ। अब मैं बताऊंगी आपको कौन कौन से किंगडम का इमरजेंस हुआ। उसके बाद अर्बन शहर बनने लगे बहुत ज़्यादा से ज़्यादा। अब मैं आपको इतना सारा बता रही हूँ, इसका सोर्सेज क्या है, यानी हमें पता कैसे चलता है कि ऐसा ऐसा हुआ था 1500 के बाद। ये हमें सोर्सेज पता चलता है टेक्स्ट से, यानी कोई बुक से। जैसे कि हमारे पास 4 बुक है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद।
तो हमें टेक्स्ट से पता चलता है, हमें कॉइन से पता चलता है। अगर हमें जैसे सपोज करिए कोई राजा कोई कॉइन इशू कर दिया तो उसे हम डिसाइफर किए, उसे हम पढ़े, ठीक है ना, एक्सकेवेट करके उसे हम निकाले, उसके बाद उसे हम पढ़े, रिकंस्ट्रक्ट किए हिस्ट्री को, उस तरह से हम जान सकते हैं कि अच्छा ऐसा था, हिस्ट्री में ऐसा हुआ था। इंस्क्रिप्शन क्या होता है, जैसे कि कोई हार्ड सरफेस है, ठीक है, और उसमें कुछ लिखवाया जाता है, स्टोन जैसे एक स्टोन है, ठीक है, उसमें एक हथौड़ा का जैसे एक कील की तरह मदद से लेकर उसे लिखवाया जाता है, इनग्रेव किया जाता है, उसे ही हम कहते हैं इंस्क्रिप्शन। यानी कोई हार्ड सरफेस में लिखवाया जाता है उसे हम इंस्क्रिप्शन कहते हैं। तो ज़्यादातर राजा इंस्क्रिप्शंस लिखवाते थे, और सबसे पहले कौन लिखवाए थे, अशोक लिखवाए थे। अशोक ये इंस्क्रिप्शंस लिखवाना शुरू किए थे। तो इंस्क्रिप्शंस भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा सोर्स है। उसके बाद हमें खुदाई में कुछ मटेरियल मिल गया, कुछ पोट्री मिल गई हो, तो भी इससे हम अनुमान लगा सकते हैं अच्छा उस वक्त के लोग इस तरह की पोट्री यूज़ करते थे। तो टेक्स्ट, कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस और मटेरियल्स, ये सारे सोर्सेज से हम पता कर सकते हैं हिस्ट्री के बारे में। चलिए, ऋग्वेद के बारे में पता चल गया आपको। 1500 से 1000 BC के बीच में वैदिक पीरियड, ऋग्वेदिक पीरियड कहते हैं। उसके बाद 1000 से 500 के बीच में लिखा गया था सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। अब ये 500 के बाद धीरे धीरे यही जो वैदिक पीरियड में जो लोग, जो आर्यन इन्वेजन हुआ था, ये धीरे धीरे क्या हो गया, इंडिया में एसिमिलेट होने लगा। पहले ये लोग यहाँ रहे, फिर धीरे 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 यहाँ तक पहुँच कर यहाँ पे रहने लगे आर्यन लोग, ठीक है, धीरे धीरे एसिमुलेट हो गए, गंगा के पास रहने लगे। क्यों? क्योंकि गंगा में ज़्यादा फर्टाइल है, वहाँ पे रिवर है, उसके रिवर के बगल में पानी का भी उन लोगों को पानी भी मिल जाएगा, वो लोग एग्रीकल्चर भी कर पाएंगे, फॉरेस्ट भी मिल जाएगा, ठीक है ना। इस वजह से क्या है, ये लोग धीरे धीरे इधर इंडिया में और ज़्यादा अंदर एसिमुलेट होते गए और गंगा के पास जाके सेटल हो गए। तो यहीं पे बड़े बड़े किंगडम्स इमर्ज हुए। उसी को कहते हैं 16 महाजनपदाज, यानी कि 16 महाजनपदाज आए कब, 6th सेंचुरी में, ठीक है। तो हमें पढ़ना भी है इसी के बारे में, 600 BC से लेके 600 CE तक पढ़ना है। अब आपको समझना होगा कि 600 BC और 600 CE टाइम लाइन को चलिए समझते हैं। देखिए, मैं आपको चैप्टर 1 में बता चुकी हूँ, फिर एक बार और एक्सप्लेन करती हूँ। हम जीरो लेते हैं, एक अपने से हम जीरो लेते हैं, ठीक है, वो जीसस क्राइस्ट का बर्थडे होता है जीरो। उसके पहले जितना भी टाइम पीरियड आता है उसे हम BCE से डिनोट करते हैं, यानी बिफोर कॉमन एरा। जैसे अभी कॉमन एरा चल रहा है, जैसे अभी हम 2024 में हैं, तो अभी ये कॉमन एरा है, ठीक है। और जैसे इधर हम आएंगे ये हो गया कॉमन एरा, CE कॉमन एरा, ठीक है ना। और इधर जैसे पीछे जाएंगे ये हो गया बिफोर कॉमन एरा, यानी जीरो से जैसे पीछे जाएंगे 100, 200। आप पढ़े होंगे इंटीजर्स, हम ऐसे उल्टा लिखते हैं, इधर से 1, 2, 3, 4 लिखते हैं ना, तो इंटीजर में हम क्या करते हैं, -1, -2, -3 लिखते हैं। सेम उसी तरह 100, 200, 300, 400, जैसे हम पीछे जाएंगे तो ऐसे उल्टा जाएंगे, और हम आगे जाएंगे कॉमन एरा में तो हम ऐसे लिखेंगे। इसीलिए हम ऐसे डेट को लिखते हैं 600 BC से लेके 600 CE तक, यानी कि हम इस तरह यहाँ से पढ़ेंगे, यहाँ से लेके यहाँ 600 CE तक पढ़ने वाले हैं, यहाँ से लेके यहाँ 600 CE तक पढ़ने वाले हैं। 600 BC से लेके, देखिए हम यहाँ से पढ़ेंगे 600 BC से लेके 600 CE तक आज इस बुक में पढ़ने वाले हैं कि इस टाइम पीरियड में कितने सारे किंगडम्स इमर्ज हुए, किस तरह का एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था, किस तरह से लोग रहते थे, ठीक है। तो इसी टाइम पीरियड में 16 महाजनपदास का राइज होता है। अब महाजनपदास क्या होता है, देखिए, जना मतलब होता है JANA, जना मतलब होता है ट्राइब्स, ठीक है। तो ये जहाँ पे जैसे कोई एक जना, जैसे ये ट्राइब्स है, ये कहीं पे एक लैंड में जाकर रह गए, उसे कहते हैं जनपद। क्या कहते हैं, जनपद। उसी तरह जैसे ये जना जिस लैंड में जाकर रह लिए, वहाँ पे अपना पैर रख लिए, उसे कहते हैं जनपद। और इसी तरह छोटे छोटे बहुत सारे जनपद थे, लेकिन 16 महाजनपदास इंडिया में टोटल 16 बड़े बड़े यानी बहुत बड़े बड़े महाजनपदास इमर्ज हो गए थे, ठीक है। 16 महाजनपदास आपको याद रखना है। चलिए समझते हैं अब। तो ये था आपका थोड़ा सा ओवरव्यू। अब हम लोग धीरे धीरे चैप्टर के बारे में समझने वाला है। यहाँ पे आपको जल्दी थोड़ा आगे अशोक के बारे में दे दिया, हम पढ़ते हैं। चलिए, आपका चैप्टर शुरू होता है प्रिंसेप एंड पियादशी से, ठीक है। प्रिंसेप यानी जेम्स प्रिंसेप के लिए ये हेडिंग दिया गया, प्रिंसेप। और पियादशी, पियादशी अशोक को बोला जाता था, अशोक। यानी कि अभी आप पढ़ेंगे कि 16 महाजनपदास में एक धीरे धीरे 16 महाजनपदास में एक बहुत बड़ा किंगडम इमर्ज होता है, मौर्य किंगडम। मौर्य किंगडम के एक बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट और पावरफुल राजा थे, कौन, अशोक। उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए, तो अशोक ने बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस लिखवाए थे, बहुत सारे, जैसे कि सारनाथ में लिखवाए थे, इलाहाबाद में, सांची में, अभी भी हमें वो इंस्क्रिप्शंस मिले हैं और हम उनको डिसाइफर कर दिए हैं, ठीक है। यानी कि हम नहीं किए, डिसाइफर किए जेम्स प्रिंसेप एक, उस टाइम देखिए 1830 का टाइम पीरियड देखिए, उस वक्त ब्रिटिश का टाइम चल रहा था इंडिया में। तो ये एक ब्रिटिश के एक ऑफिसर है जेम्स प्रिंसेप, ये एक एपिग्राफिस्ट भी है। एपिग्राफिस्ट यानी जो स्टडी करता है इंस्क्रिप्शंस को, ठीक है, एपिग्राफिस्ट। तो जेम्स प्रिंसेप क्या किए थे, जो अशोक का जो इंस्क्रिप्शन है उसमें जो भी लिखा गया था उसको डिसाइफर किए थे, उसको पढ़ के निकाले थे। उसमें ब्राह्मी स्क्रिप्ट और खरोष्टी स्क्रिप्ट को, देखिए अशोक का इंस्क्रिप्शन था, इंस्क्रिप्शन
था उसमें ब्राह्मी स्क्रिप्ट और खरोष्टी स्क्रिप्ट से लिखा गया था। तो हमें इंस्क्रिप्शंस तो मिल गया था लेकिन हम उसे पढ़ ही नहीं पा रहे थे, हम उसे डिसाइफर ही नहीं कर पाए थे। तो 1830 में कौन किए थे? जेम्स प्रिंसेप ने इसे डिसाइफर किया था। किसे? अशोक के इंस्क्रिप्शंस को। ठीक है, हमें बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस मिले हैं और इंस्क्रिप्शन में हमें मिले पियादशी के बारे में जिक्र हुआ है। और पियादशी का मतलब होता है प्लीजेंट टू बिहोल्ड, यानी कि इतना अच्छा कि जिसे देखने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा, उसे ही हम कहते हैं प्लीजेंट टू बिहोल्ड, यानी जिसे हम देखते रहे, बस देखते जाएं देखते जाएं। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि जो पियादशी लिखा गया इंस्क्रिप्शन में वो अशोक के लिए कंसिडर किया गया है कि हाँ वो अशोक के लिए लिखा गया है। और कोई इंस्क्रिप्शन में लिखा गया देवाम पिया, देवाम पिया मतलब बिलव्ड टू गॉड, यानी गॉड के बहुत प्यारे। ठीक है, तो अशोक के इंस्क्रिप्शंस में हमें मिला है पियादशी का जिक्र मिला है और देवाम्पिया का जिक्र मिला है, जिसका मतलब होता है कि अशोक से रिलेटेड है। ठीक है, अशोक के बारे में बताया गया है। जैसे ही हमें ये जेम्स प्रिंसेप ने हमें ये डिसाइफर करके दे दिया ब्राह्मी और खरोष्टी इंस्क्रिप्ट, वैसे वैसे धीरे धीरे बहुत ज़्यादा ही इन्वेस्टिगेशन और बढ़ गया। लोग और जानने लगे कि अच्छा ऐसा था, और चलो पता करते हैं कि अच्छा मौर्य एम्पायर में ऐसा था, मौर्य एम्पायर के बाद कौन सा किंगडम आया। तो धीरे धीरे जो इन्वेस्टिगेशन था, जो रिसर्च था, वो और ज़्यादा बढ़ गया था। और मैं आपको बता देती हूँ जो अशोक है ये मौर्य एम्पायर के राजा हैं। और मौर्य एम्पायर का फाउंडर कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य इसको फाउंड किए हैं मौर्य एम्पायर को, और मौर्य एम्पायर को चंद्रगुप्त मौर्य फाउंड किए हैं। और उनके बेटे हैं बिंदुसार, बिंदुसार के बेटे हैं अशोक। तो अशोक एक मौर्य एम्पायर के राजा, बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट राजा थे। चलिए अब हम स्पेसिफिक पढ़ेंगे कि अर्लीस्ट स्टेट्स, यानी कि कितने सारे 16 महाजनपदास जो स्टेट्स इमर्ज हुए थे उनके बारे में पढ़ेंगे। तो 6th सेंचुरी के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। 6th सेंचुरी में बहुत ज़्यादा ही टाउन्स इमर्ज हुए, बहुत सारे कॉइन्स को इशू करने लगे लोग। फिर क्या लोग नहीं, राजा करते थे कॉइन को इशू। आयरन का यूज़ बहुत ज़्यादा होने लगा और इसी टाइम पे 2 रिलीजन बाहर आए। एक कहते हैं सेक्युलर रिलीजन का इमर्जेंस हुआ। एक है बुद्धिज्म जिसे गौतम बुद्ध जी ने किया था, और एक है जैनिज्म जिसे लॉर्ड महावीर जी ने किया था। ठीक है, इसके फाउंडर कौन है? गौतम बुद्ध। कौन? बुद्धिज्म। इसके बारे में इसके बाद हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 में शायद है बुद्धिज्म और जैनिज्म के बारे में। अब मैं उसे वहाँ पे क्लियर करूँगी पूरे अच्छे से एक्सप्लेन करके। तो बस आपको ये याद रखना है कि 6th सेंचुरी में एक नया 2 रिलीजन भी इमर्ज होता है, एक है बुद्धिज्म, एक है जैनिज्म। और इसी टाइम पे धर्मसूत्रास लिखे गए। धर्मसूत्रास कौन लिखे? जो ब्राह्मण्स थे, जिन्हें संस्कृत का बहुत ज़्यादा नॉलेज था, वो लिखे धर्मसूत्रास। धर्मसूत्रास यानी कि एक लॉ बुक है जहाँ पे बहुत सारे लॉज लिखे गए हैं कि अच्छा राजा को कैसे रूल करना है, जो लोग हैं वो कैसे रहेंगे, लोगों की क्या ड्यूटी है, वो लिखा गया है। तो ये कौन लिखे? ब्राह्मण्स लिखे। और इसका लैंग्वेज क्या है? संस्कृत लैंग्वेज है। और इसमें लॉ बुक है, यानी इसमें लॉज लिखे गए कि अच्छा राजा कैसे रूल करेंगे, राजा का क्या धर्म होगा, तो उसे ही कहते हैं धर्मसूत्रास। यानी राजा का क्या ड्यूटी है, फिर लोगों का क्या ड्यूटी है, सब धर्मसूत्रास में लिखा गया था। और इसी 6th सेंचुरी में बहुत सारे अर्ली स्टेट्स भी इमर्ज हुए जिसे कहते हैं 16 महाजनपदास, 16 महाजनपदास। अब आप बताइए कि 16 हमें स्पेसिफिकली हमें ये एकदम नंबर कैसे पता है कि हाँ 16 ही महाजनपदास था? तो ये हमें बुद्धिस्ट टेक्स्ट से पता चलता है। अंकुटारा निकाया, अंकुटारा निकाया एक बुक है बुद्धिस्ट टेक्स्ट, इससे हमें पता चलता है कि उस टाइम पे 6th सेंचुरी में 16 महाजनपदास थे। चलिए एक एक करके पढ़ लेते हैं सारे महाजनपदास को। सबसे पावरफुल महाजनपदास था मगध, सबसे पावरफुल मगध, यानी जो अभी बिहार है वहाँ पे। ठीक है, उसके बाद देखिए मल्ला, कौसाला, फिर कुरु, ठीक है ना, कुरु, पंचाला, सूरसेना, गांधार, कंबोज, मत्स्य, अवंती, चेडी, असाका, उसका कौसंबी, वज्जी, अंगा, ये सारे 16 महाजनपदास है। सबका नाम याद नहीं करना है, कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे अवंती का याद कर लीजिए, गांधार याद कर लीजिए, उसके बाद कौसंबी, और मगध सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मगध सबसे ज़्यादा पावरफुल किंगडम था और मगध में ही बहुत अच्छे अच्छे राजा इमर्ज हुए और बड़े बड़े किंगडम मगध में ही इमर्ज हुए। चलिए हम पढ़ते हैं अब 16 महाजनपदास के बारे में। तो ये जो महाजनपदास थे, इतने सारे जो महाजनपदास है, इसमें रूल कौन कर रहा है? इसमें रूल करते हैं गानाज और संघाज। इसे कहते हैं ओलिगार्कीज। ओलिगार्कीज यानी कि जो ग्रुप ऑफ मैन, यानी कि बहुत ऐसा नहीं कि कोई एक स्पेसिफिक राजा रूल कर रहा है, जैसे कि कुछ ग्रुप ऑफ मैन है, फ्यू पीपल मिलके रूल करते हैं। कहाँ पे? महाजनपदास में। तो गानाज और सांगाज मिलके रूल करते हैं महाजनपदास में। सबके अपने अपने कैपिटल है, यानी महाजनपदास सबका अपना अपना कैपिटल है। जैसे कि मगध का कैपिटल था पाटलिपुत्र, सबसे पहले राजगीर था, उसके बाद पाटलिपुत्र शिफ्ट कर दिया गया। तो सबका अपना अपना कैपिटल था, कैपिटल सिटी, सबका अपना अपना जो कैपिटल है उसको किले बंद कर दिए गए हैं, फोर्टिफाइड कर दिया गया है कि जो एक महाजनपदास में दूसरे महाजनपद अटैक ना कर दे। ठीक है, सबका अपना अपना कैपिटल सिटी है, सबका अपना आर्मी है। सब जितने भी महाजनपदास है 16 महाजनपदास, सबके अपने अपने आर्मी है, सबके अपने अपने ऑफिसर्स भी थे।
थे, यानी कि ब्यूरोक्रेसी भी था, एक अच्छा खासा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था, सब अपने अपने ऑफिसर्स थे, अलग अलग कमेटी था, अलग अलग कमेटी अलग अलग काम करते थे, ठीक है। और ऐसा माना जाता था कि उस वक्त सिर्फ क्षत्रियाज ही रूल करते थे, ठीक है। तो ये कुछ है 16 महाजनपदास के बारे में। अब हम स्पेसिफिक मगध के बारे में पढ़ेंगे। क्यों मगध के बारे में पढ़ेंगे? क्योंकि मगध सबसे ज्यादा पावरफुल था उस वक्त, मगध सबसे ज्यादा पावरफुल महाजनपदास था उस वक्त। आप समझेंगे कि मगध, जो ये हम देख रहे हैं मगध, ये कहाँ पे? पटना में था ये महाजनपदास, सॉरी बिहार में था, ठीक है ना। पाटलिपुत्र पटना उसका कैपिटल था। सबसे पहले राजा गहा, यानी कि राजगीर का पुराना नाम ओल्ड नेम है राजा गहा, जिसे 4th सेंचुरी में पाटलिपुत्र में बदल दिया गया, यानी मगध का पहला कैपिटल था राजा गहा यानी राजगीर, इसे 4th सेंचुरी में फिर पाटलिपुत्र में शिफ्ट कर दिया गया है। तो हम पढ़ेंगे कि मगध ही पावरफुल क्यों था, ऐसा क्या रीजन था कि मगध बहुत ही ज्यादा पावरफुल किंगडम था, ठीक है। तो इसके कुछ रीजन है। सबसे पहले है उसका जो एरिया है वो किस रीजन में है, वो सबसे बड़ा रीजन है, यानी वो किस जगह पे। देखो यहाँ से गंगा जैसे बहती है, तो ये सबसे फर्टाइल लैंड में है। ये जो मगध है ये सबसे फर्टाइल लैंड में, गंगा यहाँ से बह रही है, तो गंगा बहने की वजह से जो लैंड है वो बहुत फर्टाइल हो गया था, एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा यहाँ पे है। तो समझिए आपकी जिस भी कंट्री में, मैं कंट्री का बात बता रही हूँ, जिस भी कंट्री में एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा है, बहुत सरप्लस एग्रीकल्चर हो रहा है, तो वहाँ पे ट्रेड अच्छा होगा, वहाँ पे लोग अच्छे से रहेंगे, वहाँ पे खुशहाली होगा, ठीक है ना। उसी तरह जो भी किंगडम में एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा होगा, फर्टाइल लैंड होगा, तो वहाँ पे खुद ब खुद वो पावरफुल हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे पहले तो झारखंड अलग नहीं था, यानी ये पूरा जो बिहार है ये झारखंड बिहार एक ही था, इसमें पूरा मगध रूल करता था। तो साउथ बिहार जो कि अभी झारखंड है, वहां से आयरन अच्छा खासा मिल जाता था, किसको? मगध को मिल जाता था। तो आयरन झारखंड से मिल जाता था, जिससे टूल्स और वेपन्स बनाया जाता था कि अगर कोई अटैक कर दे तो फिर उनसे युद्ध लड़कर अपने आप को पावरफुल साबित कर लेते थे वो लोग, ठीक है, जो राजा थे वो। उसके बाद आपको हाँ एक बात और याद रखना है कि मगध का सबसे पहला जो डायनेस्टी है वो है हर्यक डायनेस्टी। रुकिए मैं लिख देती हूँ। चलिए, तो जो मगध में सबसे पहला जो डायनेस्टी आता है वो था हर्यक डायनेस्टी, उसके बाद शिशुनाग डायनेस्टी, उसके बाद नंद डायनेस्टी, और नंद डायनेस्टी के सबसे आखिरी रूलर जो है धनानंद, ठीक है। धनानंद को मारकर वहाँ पे क्या एस्टेब्लिश किया जाता है? मौर्य एम्पायर। तो आप ये पूरा याद कर लीजिए, हर्यक डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी, नंद डायनेस्टी, उसके बाद आता है कौन? मौर्य डायनेस्टी। कहाँ पे? मगध में। तो क्या था कि बहुत ज़्यादा एम्बिशियस रूलर्स थे, कहाँ पे? मगध में। बहुत अच्छे अच्छे एम्बिशियस रूलर्स, जैसे कि बिम्बिसार हर्यक डायनेस्टी के बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट, बहुत ज़्यादा पावरफुल रूलर्स थे। तो आप समझिए कि कोई भी जगह का, यानी कि सपोज करिए कोई कंट्री है, वहाँ का जो हेड है, वहाँ का जो सुप्रीम है, गवर्नमेंट है, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो कंट्री ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करेगा। उसी तरह ये जो मगध है, यहाँ का जो रूलर थे, यानी कि जैसे बिम्बिसार, अजातशत्रु, महापद्मनंद, ये लोग बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस रूलर्स थे। ये बहुत ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग एक्सपेंड में बिलीव करते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने राज्य को बढ़ाओ और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्रेस और डेवलपमेंट में ज़्यादा ध्यान देते थे। तो सही कहते हैं एम्बिशियस रूलर, बहुत ज़्यादा एम्बिशियस थे ये लोग, ठीक है। बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा ताकतवर थे, बहुत ही पावरफुल रूलर्स थे। कौन? यहाँ पे मगध में जितने भी रूलर्स आए, जैसे कि बिम्बिसार एग्जाम्पल में ले लेते हैं, अजातशत्रु, महापद्मनंद। इसी रीजन में फॉरेस्ट ही बहुत है। अब देखिए वो पानी बहुत ज़्यादा, यहाँ पे रेनफॉल बहुत ज़्यादा होता है, आज भी यहाँ पे रेनफॉल बहुत ज़्यादा होता है। तो फॉरेस्ट होने की वजह से एलिफेंट भी यहाँ पे अच्छा खासा मिल जाता था। कहाँ पे? ये मगध एरिया में। इस वजह से एलिफेंट आर्मी में बहुत अच्छा रोल निभाता था, ठीक है। उसके बाद गंगा और उसके ट्रिब्यूटरीज, यानी जो गंगा यहाँ से बहती है उसके जितने भी ट्रिब्यूटरीज है, उससे क्या होता है? ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन और इजी हो गया था, जितने भी मगध में जितने भी लोग रहते थे और जो राजा थे उनके लिए। तो ट्रांसपोर्ट भी अच्छा हो जाता है कि चलो कहीं युद्ध करना है तो चलो यहाँ से पानी के लैंड रूट से चल जाते हैं या फिर वाटर रूट से चल जाते हैं, तो आसानी हो जाता था। रिवर से चले जाते थे लोग, कम्युनिकेट करने के लिए आसानी होता था। किसी को कुछ बातें भिजवानी, किसी को कुछ इन्फॉर्मेशन देना है तो वो पानी से होते हुए जल्दी से चले जाते थे। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा खासा यहाँ पे बनाया गया था हर चीज़। एग्रीकल्चर बहुत अच्छा था, आयरन का फैसिलिटी था, फॉरेस्ट था, एम्बिशियस रूलर्स थे बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा इसीलिए मगध एक बहुत ही बड़ा पावरफुल महाजनपदास एमर्ज होता है, ठीक है। तो आपके एग्जाम में आ सकता है कि क्यों मगध ही इतना पावरफुल बना था, उस वक्त मगध ही क्यों इतना पावरफुल था। तो आप ये कुछ पॉइंट्स लिख सकते हैं। तो चलिए, हमने देखा हर्यक डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी, नंद डायनेस्टी, और नंद डायनेस्टी के आखिरी राजा धनानंद को मारकर चंद्रगुप्त मौर्य एस्टेब्लिश करते हैं मौर्य डायनेस्टी। अब हम उसके बारे में समझने वाले हैं। अब मौर्य डायनेस्टी, बहुत कोई कहते हैं कि मौर्य डायनेस्टी सबसे बड़ा डायनेस्टी था, और इवन मैं भी मानती हूँ कि हाँ, मौर्य डायनेस्टी बहुत ही ज़्यादा बड़ा डायनेस्टी था। और हर्यक और जो शिशुनाग और नंद डायनेस्टी था ये भी था, लेकिन मगध का सबसे पावरफुल डायनेस्टी मगध का सबसे पावरफुल डायनेस्टी था मौर्य डायनेस्टी। मौर्य डायनेस्टी से ही लोग कहते हैं, जो हिस्टोरियंस है हमारे, वो कहते हैं कि मौर्य डायनेस्टी से ही हमारा जो किंगडम है, बड़े बड़े किंगडम का सबसे पहला नाम आता है मौर्य डायनेस्टी, ठीक है। तो चलिए हम मौर्य डायनेस्टी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो मौर्य डायनेस्टी शुरू होता है 321 BC में, ठीक है।
321 BC शुरू होता है मौर्य डायनेस्टी। इसके फाउंडर कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। ये रूल करते हैं 321 से लेकर 298 तक, मगध में ही रूल कर रहे हैं, ठीक है। नंद डायनेस्टी भी मगध में था, इसके आखिरी रूलर को मार के मगध के ही राजा बनते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य राजा बनते हैं चाणक्य के मदद से। अभी पूरा स्टोरी बताऊंगी आगे आपको। चाणक्य के मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ये स्टेब्लिश करते हैं मौर्य एम्पायर को। 321 से 298 तक रूल करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। फिर उसके बाद 298 में उसके बाद इनके बेटे बिंदुसार आते हैं, वो रूल करते हैं। उसके बाद 272 से लेकर 231 तक अशोक रूल करते हैं। और हमें इनके बारे में पढ़ना है, अशोक के बारे में, क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल और प्रोमिनेंट राजा थे, ठीक है। उसके बाद 231 के बाद बहुत सारे राजा आए और फाइनली 185 BC में ये जो मौर्य डायनेस्टी है वो पूरी तरह से धीरे धीरे डिक्लाइनेशन की तरफ बढ़ने लगा। तो चलिए थोड़ा समझते हैं सोर्सेज के बारे में, यानी कि हमें मौर्य एम्पायर के बारे में इतना सारा जो बातें पता है कि हाँ चंद्रगुप्त मौर्य, फिर बिंदुसार, फिर अशोक का ये पॉलिसी था, हमें पता कैसे चलता है, सोर्सेज क्या है। तो हमारे पास बहुत सारे सोर्सेज है। सबसे पहले चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट मिनिस्टर थे चाणक्य, और एडवाइजर भी थे, ठीक है ना, और कहूँ तो गुरु भी थे चाणक्य का जो बुक अर्थशास्त्र था, अर्थशास्त्र चाणक्य लिखे थे, ठीक है ना। ये एक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है कि हम अर्थशास्त्र से पढ़ के समझ सकते हैं कि मौर्य रूल में क्या क्या होता था। तो चाणक्य का बुक अर्थशास्त्र। चाणक्य जी का और भी नाम है, विष्णुगुप्त है, और भी एक शायद नाम था विष्णुगुप्त और कौटिल्य। हाँ, चाणक्य को कौटिल्य भी कहते हैं और विष्णुगुप्त भी कहते हैं। तो चाणक्य का अर्थशास्त्र वो हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। फिर इंडिका मेगास्थनीज का, यानी कि देखिए उस वक्त मैं आपको बताती हूँ, हाँ उस वक्त नॉर्थ वेस्ट में यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट रीजन में जो ग्रीक है सेल्यूकस निकेटर, यानी कि जब अलेक्जेंडर यहाँ पे इन्वेजन किए थे, अलेक्जेंडर अभी आप तो समझ नहीं पाएंगे, अभी मैं आपको समझाती हूँ, छोड़िए। देखिए यहाँ पे सेल्यूकस निकेटर थे, ये अपना जो एम्बेसडर थे वो भेजे थे कहाँ पे? चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में। यहाँ पे एक सपोज करिए यहाँ पे एक रूलर थे सेल्यूकस निकेटर, ये चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में अपने एक एम्बेसडर भेजे थे मेगास्थनीज। ये क्या है? एक ग्रीक मैन है, ये ग्रीक मैन थे, ठीक है। और मेगास्थनीज को भेजे थे, और मेगास्थनीज फिर आए थे चंद्रगुप्त मौर्य, यानी कि मौर्य डायनेस्टी के कोर्ट आए थे और वहाँ पे रहे थे, कुछ बहुत साल वहाँ पे रहकर एक अकाउंट लिखे थे, एक बुक लिखे थे, उसे कहते हैं इंडिका। तो अर्थशास्त्र चाणक्य का और इंडिका मेगास्थनीज का, ये बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है हमारे लिए, दो बुक है। उसके बाद आर्कोलॉजिकल फाइंड, यानी कि जो हमारे हिस्टोरियंस है और जो हमारे आर्कोलॉजिस्ट है वो लोग खुदाई करके बहुत सारी चीज़ें निकाले, जिससे भी हम बहुत सारी चीज़ों को समझ सकते हैं। उसके बाद बहुत सारा लिटरेचर, जैसे कि बुद्धिस्ट लिटरेचर हो गया, जैन लिटरेचर हो गया, उससे भी हम समझ सकते हैं, ठीक है ना, वो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। उसके बाद इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोक बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस लिखवाए थे, यानी रॉक में, यानी पत्थर में कुछ लिखवा दिए लोग, ठीक है ना, उससे भी हम पढ़कर डिसाइफर करके समझ सकते हैं। जैसे पिलर में लिखवा दिया अशोक, ठीक है। तो ये सारे कुछ सोर्स है हमारे पास। चलिए अब हम पढ़ते हैं अशोक के बारे में, यानी बिंदुसार के बेटे अशोक शुरू में बहुत क्रूएल थे, यानी कि शुरू में बहुत दुष्ट थे, बहुत ज़्यादा। ये मेरा लैंग्वेज नहीं है, मैं बुक से पढ़ा रही हूँ, तो डिस्क्लेमर इज़ ऑन, बिल्कुल हर्ट नहीं लेना है, दिल में नहीं लेना है आपको, ठीक है। तो अशोक शुरू में बहुत क्रूएल राजा थे, ठीक है, यानी कि ये अपने 99 ब्रदर्स को किल करके, उनको मार के फिर राजा बने थे, ठीक है, अपने 99 भाई को मार कर राजा बने थे। अशोक शुरू में बहुत क्रूएल थे, बहुत ज़्यादा ही, लेकिन फिर क्या हुआ, 261 में एक उनका कलिंगा वॉर हुआ, अशोक और उड़ीसा का वॉर हुआ। उड़ीसा को पहले कलिंगा कहा जाता था। तो अशोक और उड़ीसा का वॉर होता है, जिसमें कि कलिंगा वॉर हम उसे कहते हैं। 261 BC में कलिंगा वॉर होता है, जिसमें अशोक देखते हैं कि बहुत सारे लोग जख्मी हैं, बहुत सारे लोग मारे गए। तो अशोक उसको देख के बहुत दिल में उनका हर्ट हो जाता है कि अरे यार, ये मैंने क्या कर दिया, इतने सारे लोग, लाखों से ज़्यादा लोग वहाँ पे मर गए थे कलिंगा वॉर में, ठीक है, उनकी जानें चली गई थी। उसके बाद अशोक क्या करते हैं, उसी वक्त बुद्धिज़्म को अपना लेते हैं, यानी कि वो उस वक्त मान लेते हैं कि नहीं, अब से मैं कुछ भी ये वॉर वायलेंस नहीं करूँगा, और वो बुद्धिज़्म को अपना लेते हैं और फॉलो करते हैं धम्मा को, ठीक है, धम्मा को फॉलो करने लगते हैं, यानी कि वो मार और जो वॉर है, वायलेंस है, किसी को मारना, लड़ाई करना, युद्ध करना, सब छोड़ दिए थे। कौन? अशोक। कब छोड़ दिए थे? कलिंगा वॉर के बाद वो बुद्धिज़्म को अपना लेते हैं। और मैंने आपको बताया कि 6th सेंचुरी से बुद्धिज़्म भी बहुत ज़्यादा राइज किया, और अशोक के टाइम पीरियड में बुद्धिज़्म बहुत ज़्यादा राइज किया, क्योंकि अशोक खुद उस पर बिलीव करते थे और खुद उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे बुद्धिज़्म को। तो अशोक फॉलो करने लगे धम्मा को। धम्मा क्या होता है? यानी धर्म।
यानी हमें क्या करना चाहिए, अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट करना चाहिए, अपने सर्वेंट और जो स्लेव है उनके साथ बहुत काइंड बिहेव करना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि वो लोग स्लेव है तो कुछ भी उनके साथ उनको एक्सप्लॉइट करे, उनको परेशान करे। उनका ये पॉलिसी था। उसके बाद इनका कहना था कि हमें दूसरे जो भी अदर रिलीजन है उनको भी रिस्पेक्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमें बस अपने रिलीजन को ही बोलना चाहिए, हाँ मेरा रिलीजन बहुत अच्छा है। अशोक का यही पॉलिसी था कि हमें दूसरों को भी, दूसरे के रिलीजन को भी रिस्पेक्ट करना चाहिए, हमें पीस मेंटेन करना चाहिए, हमें वायलेंस नहीं करना चाहिए। तो अशोक फिर क्या किसको फॉलो करते हैं, धम्मा को फॉलो करते हैं। और इसी धम्मा को फैलाने के लिए अपने जितने भी उनके जो प्रजा थे, यानी कि उनके जो लोग थे, उन पे उनको उनके पास फैलाने के लिए, यानी कि धम्मा को स्प्रेड करने के लिए पूरे मगध में और पूरे ऑल ओवर द रीजन, यानी कि ये जो पूरा रीजन है, देखिए ये पूरा दिख रहा है आपको, इतना ज़्यादा फैल चुका था अशोक के टाइम पे, इतना ज़्यादा एक्सपेंड हो चुका था मौर्य एम्पायर। तो हर जगह धम्मा को फैलाने के लिए वो हायर करते हैं धम्मा महामत्ता को। धम्मा महामत्ता कौन है, ये धम्मा महामत्ता उनको कहते हैं जो क्या करेंगे, अशोक का जो धम्मा पॉलिसी था उसको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बताएंगे, फैलाएंगे। तो कौन इसको फैलाने का काम करते थे, धम्मा महामत्ता। तो आपको पता चल गया है कि अशोक कैसे बुद्धिज्म को अपनाए, कलिंगा वॉर के बाद बुद्धिज्म को अपनाए। उनका कहना था उसके बाद कि हमें वायलेंस नहीं करना है। तो हम जो पढ़ रहे हैं कि अशोक बहुत ज़्यादा इंस्क्रिप्शंस लिखवाते थे। उनका लैंग्वेज क्या होता था, और हाँ ये फर्स्ट रूलर थे अशोक जो इंस्क्रिप्शंस लिखवाते थे, मैसेज लिखवाते थे अपने सब्जेक्ट को यानी कि यहाँ कहते हैं प्रजा को। यानी अशोक को कुछ बोलना है, अशोक को कुछ इन्फॉर्मेशन पहुँचाना है, कुछ ऑर्डर देना है, ठीक है, अपने प्रजा को कुछ ऑर्डर देना है कि हाँ आज से ये रूल बन चुका है। तो वो क्या करते थे, इंस्क्रिप्शंस में लिखवा देते थे जाके, और वहाँ पे कहीं भी ऐसे ये कहीं पे रूट में वहाँ पे जाके एक पिलर में लिखवा देते थे, जो कि लोग उसे पढ़कर फिर कहते थे अच्छा यही अशोक का पॉलिसी है। तो अशोक पहले राजा थे जो अपने जितने भी प्रजा है उनको मैसेज पहुंचाने के लिए इंस्क्रिप्शंस का सहायता लेते थे, ठीक है। और भी धम्मा के बारे में भी अशोक ने इंस्क्रिप्शंस में लिखवाए। इसी वजह से हम पढ़कर उसे समझ सके कि अच्छा अशोक धम्मा को फॉलो करते थे। तो इंस्क्रिप्शंस में कौन सा लैंग्वेज होता था, लैंग्वेज होता था प्राकृत लैंग्वेज होता था, जो कि इस पूरे देखिए यहाँ पे पूरा प्राकृत लैंग्वेज होता था, इंडिया में पूरा प्राकृत लैंग्वेज होता था। और नॉर्थ वेस्ट में यानी कि इस रीजन में यहाँ के लोग हिंदी नहीं समझते थे, प्राकृत नहीं समझते थे, हिंदी नहीं प्राकृत प्राकृत नहीं समझते थे, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट में बहुत ज़्यादा ग्रीक लोग थे, ठीक है, ग्रीक लोग आ चुके थे। उसके बाद आरामाइक लोग थे। तो नॉर्थ वेस्ट में आरामाइक और ग्रीक यानी कि अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में आरामाइक और ग्रीक लैंग्वेज भी यूज़ करते थे। कौन, अशोक। तो अशोक के 3 बहुत प्रोमिनेंट लैंग्वेज था अशोक का, प्राकृत, आरामाइक और ग्रीक, ये 3 लैंग्वेज यूज करते थे ज्यादातर कौन, अशोक। उसके बाद वो लैंग्वेज में स्क्रिप्ट क्या होता था, तो प्राकृत के लिए ब्राह्मी स्क्रिप्ट होता था, और आरामाइक के लिए क्या होता था, खरोष्टी स्क्रिप्ट। यानी कि इस पूरे रीजन में ब्राह्मी स्क्रिप्ट था, और यहाँ पे ये वाला रीजन में क्या होता था, खरोष्टी स्क्रिप्ट। चलिए, तो ये था अशोक के बारे में कि हाँ अशोक कैसे कैसे अपने इंस्क्रिप्शंस लिखवाते थे, और बहुत अलग अलग जगहों पे अपने इंस्क्रिप्शंस लिखवाते थे। इलाहाबाद में हो गया, सांची में हो गया, प्रयागराज में हो गया, तो हर जगह अशोक अपने इंस्क्रिप्शंस लिखवाते थे और इन सारी लैंग्वेज का यूज़ करते थे। अब हम समझेंगे कि ये जो इतना सारा सिस्टम चल रहा है, यानी पहले चंद्रगुप्त मौर्य आए, वो रूल किए, उसके बाद फिर बिंदुसार आए, वो रूल किए, उसके बाद उनके बेटे अशोक आए, वो रूल किए। तो ये कैसे चलता था, यानी इतना बड़ा जो किंगडम हम देख रहे हैं कि पूरा साउथ तक पहुंच चुका है, बस पूरा अंदर तक नहीं पहुंचा है, लेकिन हम देख सकते हैं कितना बड़ा एम्पायर है, ठीक है, कितना बड़ा मौर्य एम्पायर था। तो ये रूल कैसे करते थे, तो इनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, यानी ये लोग जिनके ऑफिसर्स कौन थे, इनका काम कैसे होता था, चलिए समझते हैं। चलिए, तो जो मौर्य एम्पायर था उसका 5 मेजर सेंटर था। सबसे पहला था पाटलिपुत्र, यानी कैपिटल सिटी, यानी मगध का कैपिटल सबसे इंपॉर्टेंट था, जहाँ पे राजा खुद बैठकर रूल करते थे। उसके बाद तक्षशिला, उसके बाद उज्जैन, उसके बाद स्वर्णगिरी, उसके बाद तोसाली। ये 5 इंपॉर्टेंट सेंटर थे किसके, मौर्य एम्पायर का, यानी तक्षशिला, स्वर्णगिरी, तोसाली, उज्जैनी और पाटलिपुत्र, ये 5 इंपॉर्टेंट थे। तोसाली से और उज्जैन से ट्रेड होता था, यानी देखिए जैसे कि यहाँ से कुछ भिजवाना है, यहाँ पे जैसे कुछ कंट्रीज थे, कुछ जैसे यहाँ पे सेंट्रल एशिया में भेजना है, या फिर ईरान में भेजना है, या फिर इराक से ट्रेड करना है हमें, ठीक है, आगे ट्रेड करना है सेंट्रल एशिया में, तो हम कैसे ट्रेड करेंगे, इधर ही से होते हुए, तो तक्षशिला से होते हुए ट्रेड करते थे हम। उसके बाद अगर हमें सी से कुछ भिजवाना है तो यहाँ उज्जैन से होते हुए हम इधर गुजरात से होते हुए ट्रेड करते थे, तो उज्जैन और तक्षशिला से ट्रेड होता था। स्वर्णगिरी से गोल्ड आता था, स्वर्णगिरी कर्नाटक में है, ठीक है, स्वर्णगिरी कर्नाटक के गोल्ड माइन, ठीक है ना, गोल्ड माइन से हमें नहीं, मौर्य एम्पायर को गोल्ड माइन से कर्नाटक के, कोलर माइन, माय बैड, कोलर माइन से क्या होता था, मौर्य एम्पायर को क्या जाता था, गोल्ड जाता था, ठीक है। और तोसाली, फिर पाटलिपुत्र, ये कुछ इंपॉर्टेंट सेंटर्स थे जहाँ से रूल किया जाता था। चलिए,
तो जो किंग थे वो जो उस वक्त जो राजा था वो सबसे ज़्यादा उसके पास पावर होता था, यानी सुप्रीम और सेंट्रल अथॉरिटी किसके पास होता था, जो पाटलिपुत्र में जो किंग बैठा हुआ है उसके पास सबसे ज़्यादा राजा हुआ करता था, ठीक है। और कम्युनिकेशन भी बहुत ईजी होता था, यानी कोई भी इन्फॉर्मेशन, कोई बातें किसी के पास भिजवाना है, कोई कैसे कम्युनिकेट करना है, तो ये भी बहुत ईजी होता था। कैसे? रिवर के थ्रू, क्योंकि हम देख सकते हैं कि पटना में आज ही बहुत सारे रिवर्स है, बहुत ज़्यादा उनके ट्रिब्यूटरीज है, और बिहार से होते हुए तो मगध में बहुत सारे रिवर्स था, ठीक है, और लैंड रूट से भी कम्युनिकेशन होता था। तो एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा खासा था। तो हम समझते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है आर्मी, ठीक है। तो मेगास्थनीज हमें कहते हैं, मेगास्थनीज जो इंडिका बुक में है उसमें लिखा है कि जो आर्मी है, तो मेगास्थनीज लिखते हैं अपने बुक में कि एडमिनिस्ट्रेशन के लिए टोटल 6 कमिटीज़ हुआ करता था। मौर्य एम्पायर में एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कितने कमिटी थे, यानी आर्मी में कितने थे, 6 कमिटीज़ थे, और हर कमिटी में 5 मेंबर था। तो कितना मेंबर हो गया टोटल, 30। यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे ज़्यादा मतलब टोटल 6 कमिटीज़ था, और हर कमिटी में 5 मेंबर्स थे, तो 6 5 जा 30। तो टोटल कितने मेंबर्स थे, 30। यानी कि सबसे पहला एक कमिटी हो गया नेवी, ठीक है ना, एक हो गया नेवी का कमिटी हो गया। फिर जो एक कमिटी हो गया जो हॉर्सेस से रिलेटेड सारे चीज़ों को एडमिनिस्टर करेगा, समझेगा, उसको संभालेगा। चैरियट से रिलेटेड, यानी जो रथ होते थे उनसे रिलेटेड कोई काम करेगा। उसके बाद एलिफेंट से रिलेटेड कोई उसमें जिसके पास पावर होता था, एक कमिटी का एलिफेंट हो गया। एक हो गया फुट सोल्जर्स, यानी जो इन्फेंट्री थे उनके लिए, ठीक है ना, जो फुट सोल्जर्स थे उनका एक कमिटी था कि जो एक कमिटी है वो फुट सोल्जर को देखेगी, हाँ कैसे फुट सोल्जर्स को अच्छे से सब कुछ ट्रीटमेंट मिल रहा है या नहीं, कैसे हर चीज़ हो रहा है नेवी में, ठीक, सॉरी आर्मी में। उसके बाद एक और कमिटी था जो था ट्रांसपोर्ट। इसका काम था कि देखना कि जो जैसे कोई जो आर्मी है वो कहीं पे युद्ध लड़ने के लिए जा रही है, तो वहाँ पे जो जितने भी ये फुट सोल्जर्स है उनको उनको खाना देना, उनका अरेंज करना, उनका खाना अरेंज करना। उसके बाद ट्रांसपोर्ट अरेंज करना कि अच्छा हाँ, ट्रांसपोर्ट का वही काम था कि हाँ जो फुट सोल्जर्स है उनके लिए ट्रांसपोर्ट अरेंज करना, कि कहीं पे अगर ट्रांसपोर्ट करना पड़े तो ट्रांसपोर्ट अरेंज करना। उसके बाद बहुत सारे और भी जर्नी में, जैसे कहीं पे कोई युद्ध लड़ने के लिए जा रहा है और कुछ ज़रूरत पड़े तो उसका कौन देखभाल करेगा, ट्रांसपोर्ट कमेटी करेगी। तो टोटल कितने कमेटी थी, 6 कमेटी थी। नेवी, हॉर्सेस, एक कमेटी था चैरियट का, एलिफेंट, फुट सोल्जर एंड ट्रांसपोर्ट। तो मौर्य एम्पायर में टोटल 6 कमिटीज़ थे जो सारे एडमिनिस्ट्रेशन को संभालते थे, और हर कमिटी में 5 मेंबर्स थे, और टोटल कितने मेंबर्स थे, 30 मेंबर्स थे। तो हम देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन था, कितना ज़्यादा अच्छे से कमेटी बना दिया गया था कि हाँ एक कमेटी ये काम करेगी, एक कमेटी ये काम करेगी, तो अच्छे से बाइफरकेट किया गया था। और जो रूलर थे, जो राजा थे, वो बहुत ज़्यादा अच्छे से संभालते थे सब कुछ, ठीक है। तो हम देखेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट था मौर्य एम्पायर में उस वक्त, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस है मौर्य एम्पायर का, और मौर्य एम्पायर उस वक्त इंपॉर्टेंट क्यों था। तो मौर्य एम्पायर कुछ नहीं तो 150 साल रूल किया था, ठीक है ना, मौर्य एम्पायर के जितने भी राजा थे। मौर्य एम्पायर का बहुत ज़्यादा एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था, और इसी एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को आगे बहुत सारे रूलर्स अपनाएंगे और अपने एम्पायर में उसे लेंगे। उसके बाद हमें बहुत सारा स्टोन का स्कल्पचर मिलता है, जिससे हम आर्ट उस टाइम के आर्ट को समझ सकते हैं, तो ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अशोक हमें इंस्पायर करते हैं कि कैसे वो शुरू में बहुत क्रूएल थे, ठीक है, लेकिन उसके बाद वो पीस को अपना लेते हैं, ठीक है, कैसे वो धम्मा को अपना लेते हैं और कैसे लोगों तक धम्मा को स्प्रेड करते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम समझ सकते हैं, अशोक से इंस्पायर हो सकते हैं, कैसे अशोक जो थे वो शुरू में इतने क्रूएल थे, वो अपने 99 ब्रदर्स को मार कर फिर राजा बने थे, और फिर वो अपने आप को चेंज कर दिए थे, लोगों का दुख नहीं उनसे देखा जाता था, वो बुद्धिज्म को अपना लिए थे। तो ये हमारे लिए बहुत इंस्पायरिंग है, ठीक है। ओके, दैट इज इट फॉर पार्ट 1। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद। प्लीज क्लिक द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू।